हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक कर भी आप वो वीडियोस देख सकते हो। हम लोग जो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो चीज मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने पुअर्स का रिवोल्ट डिस्कस किया था कि जब लोग अपने आसपास के सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लोगों को कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया, जब पॉपुलेशन बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोग हो गए बहुत ज्यादा परेशान, लोगों को माइग्रेशन करना पड़ा। और 1848 का एक साल जो है वो निकल के आया। कौन सा साल? कि उसमें फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज लोगों की फसलें खराब हो गई, किसानों की फसलें खराब हो गई, जिस वजह से अब लोगों की बर्दाश्त की लिमिट हो गई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। और लोग जो है वो पेरिस में सड़कों पर उतर के आ गए। और जब सड़कों पर उतर के आ गए तो लुई फिलिप, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था, वो जो है उड़नछू हो गए, वो भाग गए। ठीक है, वो सब छोड़ छाड़ के भाग गए। और उसके बाद जो है नेशनल असेंबली क्या की गई थी? फॉर्म की गई थी। और उसमें कुछ चीजें बताई गई थी, जैसा कि मेल सफरेज दिया गया। पहली बार फ्रांस में सभी को मेल सफरेज दिया गया। जो कि 21 से अबव एज के हैं वो सभी लोग वोट दे सकते हैं। एक्टिव पैसिव वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज की गई वो क्या किया गया? सभी को गारंटीड राइट टू वर्क दे दिया कि आप सभी को जो है, हम लोग नेशनल असेंबली ने ये वादा कर दिया कि हम लोग आप सभी को जो है क्या देंगे? राइट टू वर्क जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और नेशनल असेंबली को पूरी तरीके से क्या कर दिया? रिपब्लिक कर दिया गया। यहां तक जो है हम लोगों ने पढ़ा था। अब समाज के एक वर्ग की हम लोगों ने बात कर ली। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1848 में ही जो लिबरल्स ने रिवोल्ट किए थे उनके बारे में। हमने कल ये चीज देखी थी कि समाज में जो दो वर्ग हैं उसमें से एक वर्ग अपनी सराउंडिंग से परेशान होकर रिवोल्ट करता है कि उसके आसपास की सिचुएशन ऐसी है, उस सिचुएशन में वो खुद बहुत परेशान है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो अब जो है उसके पास अल्टीमेट रास्ता रिवोल्ट बचता है। लेकिन अब जिस वर्ग की हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स क्यों कोई रिवोल्ट करते हैं? उनके पास अपनी जरूरत की सारी चीजें हैं। वो अपने आप को, यानी कि जो मिडिल क्लास ग्रुप होता है ना, लिबरल्स नहीं, सॉरी, मिडिल क्लास ग्रुप जो होता है, मिडिल क्लास ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपना पेट भर सकता है, जिसके पास अपनी जो फंडामेंटल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज है। तो उसे रिवोल्ट की जरूरत क्यों है? वो क्यों रिवोल्ट कर रहा है? तो वो क्यों का आंसर ये है कि कुछ लोगों के रिवोल्ट करने का कारण होता है उनकी थिंकिंग। क्या होता है? उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी, जिसे क्या करते हैं वो लोग मान के चलते हैं। और यहां पर जो आइडियोलॉजी वो लोग मान के चल रहे हैं वो लिबरल्स की आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, जो कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीजों पर बिलीव करते हैं। लिबर का मतलब यही होता है ना, फ्री, स्वतंत्र, जो उसमें बिलीव करते हैं। तो हम यहां पर जो हमने कल एक रिवोल्ट देखा था, जो कि पुअर, अनएम्प्लॉयड जो लोग थे, स्टार्विंग पीजेंट्स, वर्कर्स, उन सब का जो हमने एक रिवोल्ट देखा, उसी के पैरेलल में जो है वो एक और रिवोल्ट चल रहा है, जो कि है एजुकेटेड मिडिल क्लास का। क्या? एजुकेटेड मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सी मिडिल क्लास है? जो कि अपनी थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजी, और किस आइडियोलॉजी में बिलीव करती है? लिबरलिज्म में बिलीव करती है। अब ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हमने ये देख लिया कि इनके लड़ने का कारण क्या है। अब ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? तो खिलाफ में जो कंजर्वेटिव रजीम दोबारा से आ गई थी, उसके खिलाफ जो है वो लोग, ये लोग लड़ रहे हैं। जहां पर अभी नेशन स्टेट फॉर्म नहीं हुए हैं, नेशन स्टेट फॉर्म नहीं हुए हैं, जैसे कि कौन से? देखिए, जर्मनी, इटली। अभी यहां पर कोई नेशन स्टेट बना तो नहीं है ना। हमने ना जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, ना इटली का यूनिफिकेशन देखा। इसके अलावा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर्स जो है, प्रशियन एम्पायर जो जर्मन में आ गया,
तो ये सारी जगह जहां पर एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है अब वो कंजर्वेटिव रिजीम के खिलाफ खड़ी हो रही थी कि अब जो है हम लोग भी इस शासन के खिलाफ जो है अब रिवोल्ट करेंगे। और इसी के साथ उन लोगों ने अपनी डिमांड्स क्या रखी, उन्होंने रखा कि अब जो है हमें नेशन यूनिफिकेशन चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चाहिए। अब सारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होंगे, उसके बाद जो है वो नेशन यूनिफिकेशन होगा, ताकि बार बार आकर कोई उसको जो है वो खत्म ना कर सके, उस नेशन को यूनिफाई रखा जा सके बाकायदा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग अपने सिविक्स में ये चीज पढ़ चुके हो, क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो कि हम लोग को संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। भाई समाज को चलाने के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वही चीज यहां पर उन लोगों का कहना ये था कि नेशन को यूनिफाई कर रहे हो बट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, क्लियर है। दूसरा क्या था, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। क्या था, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के हिसाब से उन्हें जो क्या है नेशन स्टेट चाहिए थी कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जनता द्वारा चुने जाएंगे, शासन जो है वो पूरी तरीके से जनता के हाथ में होना चाहिए। आप लोगों ने जनता के ऊपर जितने भी सेंसरशिप्स वगैरह लगाई रखी हैं उन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसमें प्रेस फ्रीडम की बात जो है वो सबसे ज्यादा जोरों शोरों से उठकर हमें देखने को यहां पर मिली थी। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उन्होंने इन कुछ डिमांड्स के साथ जो है वो क्या किया, अपना रिवोल्ट शुरू किया। और रिवोल्ट उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिला जहां पर अभी तक किसी भी तरीके के नेशन स्टेट फॉर्म नहीं हुए थे। यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है जर्मन रीजन का। कहाँ का, जर्मन रीजन का। जैसा कि हम लोगों ने देखिए जर्मन में कोई नेशन स्टेट अभी फॉर्म नहीं हुआ है। तो जर्मन में इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे पॉलिटिकल जो है एसोसिएशन बनने लगे, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बने। और उनके मेंबर कौन थे, मेंबर थे उनके मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिसियंस। मतलब जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, यानी कि जो काम करने वाले लोग थे, चाहे उसमें आप स्टूडेंट ले लिए या फिर कोई और भी कोई काम कर रहा है, लॉयर है, मिडिल क्लास में जितने भी प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, और इसके अलावा जो आर्टिस्ट थे, वो सभी लोग जो है वो इन पॉलिटिकल एसोसिएशन का हिस्सा अब बनने लगे थे। अच्छा, अब इन लोगों ने पॉलिटिकल एसोसिएशन का हिस्सा बन के ऐसा क्या उखाड़ लिया और क्या कर लिया, वो भी चीज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये सभी लोग जो है फ्रैंकफर्ट सिटी में मिले। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मन में, मैप पर मैं आप लोग को दिखा देती, लेकिन अभी मैंने उसका मैप यहाँ पर अटैच नहीं किया है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट सिटी जो है वो जर्मन में एक सिटी है, वहां पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए। और किसी लिए ये लोग इकट्ठा हुए ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने के लिए। क्या, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का वोट करने के लिए। हम लोगों ने देखा कि जो पुअर्स का रिवोल्ट हुआ उससे रिजल्ट क्या निकल के आया, उससे रिजल्ट निकल के आया कि सभी को सफ्रेज दे दिया गया, सभी मेल्स को जो है सफ्रेज मिल गया। तो यहाँ पर उसी चीज का फायदा उठाकर कि अब सभी को वोटिंग राइट जब मिल ही गया है, हालांकि वो चीज जर्मनी में भी नहीं थी, लेकिन ये सारे लोग एक साथ आए और सभी ने क्या किया, नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए क्या किया, वोट दिया। कहां पर, फ्रैंकफर्ट सिटी में। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, देखिए 18 मई 1848 डेट याद रखिएगा। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया और ये सभी लोग बड़ा बन ठन के और जो है एक रैली वैली निकाल के ये लोग पहुंचे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुई थी, जो कि सेंट पॉल चर्च में जो है वो आयोजित की गई थी। और वहां जाके इन लोगों ने अपनी सीट्स जो है वहां फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी सीट जाके बुक करी, जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, अब ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ये लोग क्या करने वाले थे, इन लोगों को क्यों वो जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो क्यों बनाई गई थी, उसका रीजन ये था, ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले थे। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कोई रेडिकल सोच नहीं रखी, लिबरल थे, लिबरल ही रहे, रेडिकल सोच नहीं रखी। इन्होंने कहा कि चलो आप राजा है ना, हम राजा को रहने देते हैं, एक दिन में राजा को हम लोग यहाँ से उठा के नहीं फेंकेंगे, उसे भी हम लोग हटाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, हम उसे एकदम से जो है सारे सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं और राजा को कहेंगे कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। अब आपकी जितनी भी पावर होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगी, जैसे कि पहले फ्रांस में था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बिल्कुल सेम वैसे ही जर्मन में ये लोग करना चाहते थे। लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ। तो
तो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में तो बनेगा नहीं ना, तो ड्राफ्ट करना उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हुआ क्या, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है। आप किसी के पास जाओगे, उससे ये बोलोगे कि भैया हम तुम्हारी पावरों पर ताला लगाने के लिए कोई चीज़ लेके आए हैं, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? तो ऐसा कौन सा महानुभाव होगा जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए राजी होगा? तो वही सेम चीज़ हुई उस टाइम पर। जो सबसे बड़ा जो एम्पायर था, अगर मैं बात करके चलूँ तो वो एम्पायर था हमारा प्रशिया का। प्रशिया ही जो है वो हेड कर रहा था बाकी छोटी छोटी जो मोनार्कीज थी जर्मन के आसपास उन्हीं को, लेकिन जो प्रशिया था वो सबसे बड़ा था, तो वही हेड मान के चल रहे थे। तो प्रशियन किंग के पास जो है वो सारे डिप्यूटीज गए, सारे ऑफिसर्स गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और उन्होंने कहा कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करिए और जो भी पावर सब रहेंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहेंगी। तो जो किंग थे उनका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्ड, जो कि प्रशिया के किंग थे। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से, इस ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट करके उन्होंने क्या किया कि जो बाकी सारे मोनार्क्स थे प्रशिया के आसपास, जर्मन के आसपास जितने भी मोनार्क्स थे वो उनसे जाके मिल गए, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। तो राजा राजा आपस में भाई भाई हो गए कि ये लोग हमारे खिलाफ लड़ना चाहते हैं ना, तो हम लोग ही आपस में मिलके इन लोगों को क्या करते हैं, इन लोगों को सप्रेस कर देते हैं, इन लोगों को दबा देते हैं। तो वही चीज़ की फ्रेडरिक विलियम बाकी सारे मोनार्क के साथ मिल गए, और जो अब लिबरल्स थे उनको जो सपोर्ट मिल रहा था बाकी की सोसाइटी से, वो सपोर्ट भी धीरे धीरे कम होने लगा। और बाद में फ्रेडरिक विलियम ने अपने ट्रुप भेजकर जो है उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया कि अब इन लोगों को यहाँ से भगाओ, इन लोगों को जो करना था वो कर लिया, अब इनके भागने का टाइम आ गया है। तो ये चीजें जो है कुछ की गई। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फोर्ड, फ्रेडरिक विलियम फोर्ड क्राउन ऑफर किया बट ही रिजेक्टेड इट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए कितना अच्छा अच्छा काम हो रहा है, मेल सफरेज सबको मिल गया। यहाँ पर भी जर्मन में भी एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए जिन्होंने जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, ठीक है ना। लेकिन जब इन सब चीजों में बात आती है विमेन की, तो विमेन को यहाँ पर कहीं भी काउंट नहीं किया जाता। और ऐसी बात भी नहीं है कि विमेन ने अपना कहीं पार्टिसिपेशन शो नहीं किया, विमेन ने हर तरीके से अपना पार्टिसिपेशन शो किया है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली, हर तरीके से जो है विमेन ने अपना पार्टिसिपेशन तो शो किया। बट जब बात आती है उसके अधिकारों की, तो फिर उसको जयराम जी कर दिया जाता है कि भैया तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो औरतें ये सोचती थी ये किस तरीके का न्याय है, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो वही सेम चीज यहां बताई गई है कि विमेन राइट जो है वो एक कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका था, क्योंकि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब आयोजित हुई, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो उस टाइम पर भी औरतों को सिर्फ और सिर्फ विजिटर गैलरी तक रखा गया कि अगर ये लोग सक्सेस हो जाते हैं तो आप लोग तालियां बजा दीजिएगा, और नहीं तो फिर आपस में दोनों साथ में मिलकर बाहर चलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर भी उनको विजिटर तक ही सीमित रखा, लेकिन उनको किसी भी तरीके के राइट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए, ठीक है ना। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो आप लोग मान के चल सकते हो। और वैसे भी आप लोगों को सभी को पता होगा कि फ्रांस में वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट मतलब सफरेज कब मिला था, यूनिवर्सल सफरेज। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पहले भी बताया है, तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग राइट कब मिला था, ठीक है ना। तो ये एक कंट्रोवर्शियल इशू हमेशा से, जब तक नहीं मिला तब तक ये कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो बना रहा। अब देखिए हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से खदेड़ दिया गया, इन लोगों के प्रस्ताव को, इन लोगों के ऑफर को नहीं माना फ्रेडरिक विलियम फोर्ड ने, तो क्या ये जो रिवोल्यूशन था, ये जो रिवोल्ट था, पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा? तो हाँ, देखिए अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं, क्या है, मैं पॉलिटिकली बात करूं तो हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये जो रिवोल्ट था ये क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। बट अगर मैं सोशली बात करूं, क्या बात करूं, अगर मैं सोशली बात करूं तो ये रिवोल्ट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। इसका इम्पैक्ट न केवल सोसाइटी पर बल्कि जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, जो लीडर क्लास थी, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से पड़ा था। अब ये हमें किस तरीके से पता चला, देखिए मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि यूरोप में जो हमारा वेस्टर्न यूरोप था, यहाँ पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा था, ईस्टर्न यूरोप में बड़े बड़े एस्टेट्स थे जिस पर क्या था, फ्यूडलिज्म होता था, सर्फडॉम था, मेनोरियल ड्यूज वगैरह जो होते थे, वो सिस्टम अभी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में चल रहा था,
चल रहा था कि नहीं चल रहा था? क्योंकि 1850 में नेपोलियन था तो उसने उस टाइम पर ये सारी चीजें हटा दी थी, बट 1815 के बाद दोबारा से कंजर्वेटिव रिजीम आ गई, दोबारा से यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है क्या है, एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है जब दोबारा से इसकी ताकतें बढ़ने लगी तो इसने दोबारा से वो सारी चीजें शुरू कर दी। अब इन लोगों के दिमाग में एक बात ये बैठ गई थी कि अगर हमें अपनी क्लास को जमा के रखना है ना, अगर आसमान से फर्श पर नहीं गिरना है, तो हमें अब क्या करना होगा, हमें कुछ चीज़ों में लीनियंसी देनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों में मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, और उनमें से ही कुछ चीज़ें ये थी। और 1848 के बाद से जब ये रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद से जो है क्या किया गया, उसके बाद से एरिस्टोक्रेसी क्लास ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। और वो चेंजेस क्या थे जो 1815 में वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी हो चुके थे। कौन से चेंजेस थे? सेल्फडॉम को हटा देना, मिनरल ड्यूज को पूरी तरीके से अबॉलिश कर देना, और इसके अलावा जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था, फ्यूडलिज्म था, उसको भी पूरी तरीके से क्या कर देना, अबॉलिश कर देना। तो अब सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में भी वो सारी चीजें चलने लगी। हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगेरियंस को क्या किया, अब ज्यादा जो है वो ऑटोनॉमी देना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों को अब लीनियंसी देना शुरू कर दिया कि हाँ अब आपकी बातों को भी माना जाएगा, आपसे भी थोड़ा बहुत सलाह मशवरा किया जाएगा, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे अगर अब नहीं माने तो अब की बार तो यहाँ से उखाड़ के फेंक ही दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो ये जो रिवोल्ट हम लोगों ने देखा, तो आप इसे कह सकते हो कि पॉलिटिकली भले ही वो लोग अपनी डिमांड्स को पूरी तरीके से फुलफिल ना करवा पाए हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन ना ला पाए हो, वो लोग प्रेस को फ्रीडम ना दे पाए हो, लेकिन काफी हद तक जो है सोशली उन लोगों ने अपने जो रूल था वो स्टैब्लिश कर दिया था। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए हो, क्योंकि 5 नंबर में भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द रेवोल्यूशन बाय लिबरल्स इन 1848। ठीक है, तो आप लोग इसे पूरा बता सकते हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।